हाय लर्नर्स, होप यू गाइस डूइंग ग्रेट। माइसेल्फ से गिरीश ओगाल फिर से स्वागत करता है आपके अपने चैनल एससी एजुकेटर पे। हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 खत्म कर दिया, चैप्टर 1 के केस स्टडीज भी कर दिए। अब बारी है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप ये 50 मिनट का पूरा वीडियो देखते हो तो मैं हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स, उसके टेलर के प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स और फिर आपके फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट सारे टॉपिक्स खत्म करूंगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल्स। सबसे पहले हेनरी फ्योल के रिलेटेड एक आधे एमसीक्यूज जो बेसिक आ सकते हैं वो बता देता हूं। ही वाज बोर्न इन द ईयर 1841 टू 1925। He was called as the father of general management और by profession वो थे एक माइनिंग इंजीनियर। ठीक है, बाय प्रोफेशन वो थे एक माइनिंग इंजीनियर और उनको हम फादर ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। एंड ही वाज द गाय हु इन्वेंटेड, हु डिस्कवर या हु प्रैक्टिस्ड, जिसके सोच से निकले थे ये 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते, कुछ चीजें मैंने लिख दी है, नहीं लगे तो वापस से पढ़ाउस करूंगा, ध्यान दीजिएगा। डिवीजन ऑफ वर्क, सबसे इजी प्रिंसिपल, ये कहता है जितना भी काम है द वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टास्क। पूरे काम को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करो। हर टास्क को करने के लिए वी नीड टू हायर अ ट्रेड स्पेशलिस्ट, कि एक एक्सपर्ट को हायर करेंगे। या जब एक एक्सपर्ट आप लेकर आओगे और रेगुलरली एक प्रोडक्शन वाला रेगुलरली प्रोडक्शन करेगा, परचेस वाला परचेस करेगा, सेल्स वाला सेल्स करेगा ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो उससे क्या होगा? इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। अब ये क्या बोलता है, ये प्रिंसिपल लगाने का इंटेंशन क्या है कि वी कैन प्रोड्यूस मोर एंड बेटर, कि यार एक इंसान बार बार सेम काम करेगा तो वो गुड्स ज्यादा भी बना पाएगा, अच्छे भी बना पाएगा विद द सेम एफर्ट्स। एफर्ट्स क्या हो जाएंगे? सेम। और ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हर तरीके के काम पे अप्लाई होता है, भले ही इट्स टेक्निकल या मैनेजरियल। फिर से डिवीजन ऑफ वर्क सेज वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टास्क। हर टास्क के लिए टू हायर अ स्पेशलिस्ट, करने का इंटेंशन ताकि स्पेशलाइजेशन हो। एंड रिजल्ट क्या होता है? फॉर सेम एफर्ट्स एंड सेम टाइम वी कैन प्रोड्यूस बेटर, एंड इट अप्लाइज टू बोथ टेक्निकल एज वेल एज मैनेजरियल। चलो नेक्स्ट प्रिंसिपल पे आते हैं, दैट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है, यहाँ पे दिख रहा है ना, राइट टू गिव ऑर्डर। हम सामने वाले को ऑर्डर दे सकते हैं एंड कि आपने उसको टास्क दिया है, उसको वो टास्क को करना पड़ेगा एंड ऑब्टेन ओबीडियंस, उसको काम करके बताना भी पड़ेगा। ये मेरे पावर्स है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है आपके ऑब्लिगेशन। अब हेनरी फ्योल ने ये कहा, क्या कहा? कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस होना चाहिए। अगर अथॉरिटी इज मोर देन, मतलब पावर ज्यादा है काम कम, मैं किसी को पावर ज्यादा दे देता हूं काम कम, तो मिसयूज हो जाएगा ना पावर्स का। और दूसरा, अथॉरिटी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी से ज्यादा है, पावर ही नहीं है पर टास्क ज्यादा है, तो वो टास्क कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। हेनरी फ्योल यहां पे एक और चीज बोलते हैं कि हमें यह भी मेक श्योर करना है कि कोई भी मैनेजर्स अपने पावर्स का बिल्कुल भी मिसयूज ना करे। अगर आपको पावर दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं, तो जो काम है उसके हिसाब से सेफ गार्ड अगेंस्ट अब्यूज। और गाइस, एज अ मैनेजर मेरे पास पावर है कि मैं अपने सबॉर्डिनेट्स को डांट सकता हूं, एकदम सही। बट हमें उन्हें डांटना कब है? जब वो उस टास्क को या उस काम को पूरा करके ना दिखाए। अगेन ये प्रिंसिपल, अथॉरिटी मतलब गिविंग ऑर्डर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन। हेनरी फ्योल क्या बोलते हैं? दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। इफ अथॉरिटी इज मोर, मिसयूज। इफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर, टास्क कंप्लीट नहीं होगा। हमें मेक श्योर करना है सेफ गार्ड अगेंस्ट मिसयूज। और तीसरा क्या है? अगर कोई सुपीरियर सबऑर्डिनेट को डांट रहा है तो उसको सफिशिएंट चांस देना चाहिए कि वो अपने बारे में कुछ बोल सके। पनिश। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या बोलता है? जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, ओबीडियंटली फॉलो करो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन। एकदम क्लियर कट, क्या फॉलो करने? रूल्स एंड रेगुलेशन। कुछ पॉइंट्स और मैंने लिखे, भी पढ़ाते हुए सोच फाइल लाया था,
तो वी नीड टू हैव फर्स्ट गुड सुपीरियर। आप चाहते हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग अच्छे से काम करें, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर सब लोगों को अच्छे से काम करना है, उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए अच्छे सुपीरियर्स। रूल्स एंड रेगुलेशन में क्या आएगा? वी नीड गुड सुपीरियर्स। फिर वी नीड क्लियर एज वेल एज फेयर एग्रीमेंट। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन बने, एम्प्लॉय को जिसको भी हम नौकरी पे ला रहे हैं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसे जुडिशियस, जुडिशियस का मतलब ध्यान से समझना। ये एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई गलती करता है तो हर किसी को सेम पेनल्टी ना देकर उसके लेवल के हिसाब से दो। टॉप लेवल को सबसे ज्यादा, फिर मिडिल लेवल, फिर ऑपरेशनल, दैट इज कॉल्ड जुडिशियस। और सबसे खतरनाक चीज, अगर सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट को कुछ भी कमिट किया है तो हमें उसे पूरा करना है। फॉर एग्जाम्पल, सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट को बोला आप एक्स्ट्रा काम करो और ये टास्क को आप कंप्लीट कर दोगे तो मैं आपको बोनस दूंगा। अब वो सबऑर्डिनेट उस टास्क को पूरा कर देता है तो सबऑर्डिनेट का हक है बोनस मिलना। सुपीरियर शुड ऑनर इज कमिटमेंट। चलो नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। सबसे पहले सीधी सी बात बोलता है, हर एम्प्लॉय शुड रिसीव orders only and only from one boss या one superior। अगर आपको 2 जन ऑर्डर दे रहा है, एक फाइनेंस मैनेजर भी दे रहा है, प्रोडक्शन भी दे रहा है, तो उससे सिर्फ और सिर्फ होता है कंफ्यूजन। ये प्रिंसिपल कहता है ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉस से, सुपीरियर से वी शुड रिसीव। सो इट प्रिवेंट्स ड्यूअल सबऑर्डिनेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या प्रिवेंट करता है? ड्यूअल। हम किसी भी 2 जन के सबऑर्डिनेट नहीं हो सकते। इसके अलावा इसमें एक डोसा वाला वर्ड है, डिसिप्लिन, ऑर्डर, स्टेबिलिटी, अथॉरिटी, जो भी भारी भारी वर्ड आए तो लिख देने का। वो याद करने की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि एग्जाम में आए तो एमसीक्यू और प्रिंसिपल का एक्सप्लेनेशन आए तो प्लीज अवॉइड करने का। और लास्ट, ये सिर्फ और सिर्फ इट अप्लाइज वेयर? इट अप्लाइज टोटली इन द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है? मिलिट्री। ये 4 प्रिंसिपल्स हमारे हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट 4। सबसे पहले यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बहुत सिंपल सी बात करता है, जितने भी यूनिट्स हैं सारे यूनिट्स मिलकर एक साथ काम करेंगे, दैट इज टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ऑल द यूनिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सपोज प्रोडक्शन है, सेल्स है, मार्केटिंग है, सब मिलकर काम करेंगे, बट सर सब एक साथ कैसे? हर यूनिट का एक हेड होगा, वो हेड उस यूनिट का बनाएगा प्लान। एवरी डिपार्टमेंट विल हैव एन हेड एंड वो हेड बनाएगा उसका प्लान। इसका सिंपल सा इंटेंशन एक ही है, टू रिड्यूस। देखो प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन करे, परचेस वाला परचेस करे, हर एक का हेड है, सब मिलकर फोकस तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, दैट इज कोऑर्डिनेशन। पढ़ा ना, इंटीग्रेटिंग द एम्प्लॉयज एफर्ट्स टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो यूनिटी ऑफ एक्शन तो हो गया, कोऑर्डिनेशन भी हो गया, बट सर ये एक जो इंपॉर्टेंट चीज करता है कि हर कोई अपना ही काम करो, किसी और से कोई मतलब नहीं है। इट प्रिवेंट्स, यहां पे लिख रहा हूं, इट प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी। लिख लो कि उसको मैं मिटाऊंगा। फिर से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है? हर यूनिट का एक हेड होगा, वो प्लान बनाएगा, सब यूनिट मिलकर प्रॉपर यूनिटी ऑफ एक्शन में, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में मिलकर क्या अचीव कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और इससे क्या प्रिवेंट होता है? वी नीड टू प्रिवेंट ओवरलैपिंग। कोई भी एक्टिविटी हमारी रिपीट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन। देखो गाइस, हमेशा इंडिविजुअल मतलब जनरल, मतलब इन जनरल, ऑर्गेनाइजेशनल, सबका इंटरेस्ट ऊपर और एक एम्प्लॉयज का नीचे। जैसे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सी बात कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करे, उसका इंटेंशन क्लियर है कि भाई एम्प्लॉय से हमें ज्यादा काम करा के मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, और एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट भी एकदम क्लियर है कि हमें चाहिए ज्यादा सैलरी। तो इसी चीज पे एक बहुत बड़ी बात कही गई है, इंटरेस्ट ऑफ की मेजॉरिटी का लोग देखो, मेजॉरिटी का फायदा कहां है? क्योंकि स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जिसके कंपनीज में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है। जहां पे जिस चीज से मेजॉरिटी लोगों को फायदा मिल रहा है या जिस चीज से मेजॉरिटी लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, हमें वो
कंसिडर करना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अ मैनेजर शुड नॉट फॉल इनटू टेम्पटेशन ऑफ मिसयूजिंग हिज और हर पावर। एग्जाम्पल, आपको रॉ मटेरियल लेने की बारी आई, दो जगह थे, आप अपने कजिन से भी ले सकते थे, एक्स बंदे से। एक्स वाला बंदा आपको 10 रुपए सस्ता दे रहा था, आपने कजिन से क्यों लिया? बिकॉज वो आपका कजिन था। तो यहां पे हमने हमारे पावर्स को टेम्पटेशन में मिसयूज कर लिया। ठीक है, चलो सबऑर्डिनेशन हो गया। अब इसके बाद रेम्यूनरेशन। यार रेम्यूनरेशन क्या होना चाहिए? इट शुड बी फेयर एंड एजुकेट। सब फेयर एंड एजुकेट क्या होता है? अगर मैं एक एम्प्लॉय की नजर से देखूं कि उसको इतना तो पैसा मिले ताकि उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जाए, सीधी सी बात। और अगर मैं एक एम्प्लॉय जो देने वाला है उसकी नजर से देखूं, तो इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी। जिसका जितना हक बनता है उसको मिलना चाहिए, और जितनी जितनी पे करने की क्षमता है, पेइंग कैपेसिटी है, उतना दे। पता है, जब दोनों पार्टीज, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स, आर हैप्पी विद द सैलरी, इट क्रिएट्स, सैलरी कैसे हो जाती है? जस्टिफाइड एंड इक्विटेबल। इक्विटेबल मतलब हर किसी को हम वैसे ही पॉलिसी, नॉर्मल पॉलिसी बना दी। सैलरी को क्या करना चाहिए? आप जस्टिफाई कर सको। सैलरी कैसी होनी चाहिए? इक्विटेबल। यार एक बात बताओ, एम्प्लॉय भी खुश है, एम्प्लॉयर भी खुश है, तो एक बन जाता है, यहाँ पे लिखा है, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, कॉन्गनिजियल एटमोस्फियर। एक बहुत ही प्यारा सा एटमोस्फियर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बन जाता है। समझ आया? सो शेयर रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फिर दोनों खुश होने चाहिए, विद इन द पेइंग कैपेसिटी, रेवेन्यू प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो शेयर करो। इससे क्या होगा? सैलरी क्या होगी? जस्ट एंड इक्विटेबल, और इससे एक बनेगा कॉन्जिनियल एटमोस्फियर। चलो नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। जब भी डिसीजन मेकिंग पावर मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति के हाथ में रख दिए, उसे हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। और जब यही डिसीजन मेकिंग पावर्स को मैंने बहुत सारे अक्रॉस लेवल्स डिस्पर्स कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, कीवर्ड्स बोल रहा, डिस्पर्स, डिस्ट्रीब्यूट, उसको हम बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। अब हेनरी फियोलॉजी यहाँ पे ये बोलते हैं कि दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, कि सर जो भी क्रूशियल और इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है, वी शुड कीप इट एज सेंट्रलाइज, और जो रूटीन एक्टिविटीज है, हम उन्हें क्या कर सकते हैं? हम उन्हें कर सकते हैं डिसेंट्रलाइज। चलो अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज स्केलर चेन। स्केलर चेन कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन। ये एक तरीके का ऐसा पैटर्न होता है जहां पे हम बताते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, कि अगर डी से जी बात जाएगी तो डी से सी से बी से ए से ई से एफ से जी। यही है फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। और इससे ये चीज और पता चलती है कि जैसे जैसे मैं ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर जा रहा हूं, अथॉरिटी भी। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि इमरजेंसी सिचुएशन हो तो कोई भी वर्कर, इनफैक्ट अगर ये सीईओ है और ये अगर एक वर्कर है, वो भी आपस में बात कर सकते हैं। एक वर्कर डायरेक्टली किससे बात कर सकता है? सीईओ से। बट सिचुएशन कैसी होनी चाहिए? इमरजेंसी वाली, उसे हम बोलते हैं गैंग प्लान। इमरजेंसी सिचुएशन में कोई भी वर्कर, ये एक तरीके से वायलेशन भी है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन का। नेक्स्ट है ऑर्डर। क्या बोलता है? हर चीज, दो चीज की प्रॉपर, एक है एवरीवन, एक है एवरीथिंग। क्या है? एवरीवन एंड एवरीथिंग मस्ट हैव अ प्रॉपर प्लेस। कपड़ों में होता है, घर के का सामानों में होता है, ऑफिस में हर चीज की एक प्रॉपर जगह होती है। हर चीज की एक प्रॉपर जगह हो तो ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं होगा, एंड इंक्रीजेस योर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी।
और इससे हमारा वेस्टेज कम होगा इन सर्चिंग द टाइम ऑफ पीपल और द रॉ मटेरियल। हर चीज की प्रॉपर जगह, ऑर्डर ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग एंड एवरीवन, एवरीथिंग इज द थिंग्स एंड वन इज द पर्सन, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी दोनों बढ़े। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रिंसिपल है जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ये प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल सी बात करता है कि वी शुड हैव काइंडनेस एंड जस्टिस। हर एम्प्लॉय को हमें एकदम ढंग से काइंडनेस, कि हर एक को एक समान ट्रीट करो, कोई ऊपर नीचे नहीं। कोई अगर लेजी पर्सन है, सजा बराबर मिलेगी, भले वो रिश्तेदारी क्यों ना। लेजी पर्सन शुड बी डेल्ट स्टर्नली या स्ट्रिक्टली। किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं, नो डिस्क्रिमिनेशन आइदर ऑन जेंडर, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, किसी भी प्रकार से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। क्या होना चाहिए? काइंडनेस एंड जस्टिस। हर एम्प्लॉय को इक्वली ट्रीट करो। अगर कोई भी लेजी पर्सन है तो उसको सजा बराबर से दो। नेक्स्ट है एम्प्लॉय स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी बोलता है कि एम्प्लॉयज को हमें एक सफिशिएंट टाइम देना चाहिए। क्या देना चाहिए? जो भी एम्प्लॉयज है आया, उसको एक सफिशिएंट टाइम दो। या सफिशिएंट टाइम की बात तो सही है, वो हम कैसे दें? या तो उसमें एक चीज बोली, जो भी एम्प्लॉय आ रहा है उसको एकदम पहले रिगरस, क्या वीर की बोला, एम्प्लॉय शुड बी सिलेक्टेड रिगरसली। एक बार हमने उसको रिगरसली सेलेक्ट कर लिया, फिर अब हमें उसे सफिशिएंट टाइम, वी शुड गिव हिम सफिशिएंट टाइम टू प्रूव हिमसेल्फ। इससे हमारा एम्प्लॉयज टर्नओवर रिड्यूस हो जाएगा और एम्प्लॉयज का मोटिवेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, गिव मिनिमम प्रो। और इससे एक आ जाती है, इट क्रिएट्स अ जॉब सिक्योरिटी। वो एम्प्लॉय को अंदर से अच्छा लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, स्केलर चेन, फ्लो ऑफ लाइन एंड अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन, इमरजेंसी, प्लेस, एवरीथिंग, एवरीवन, इससे प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी बढ़ती है। हाँ, इक्विटी में काइंडनेस एंड जस्टिस। फिर स्टेबिलिटी में एम्प्लॉयज शुड गिवन सफिशिएंट टाइम। अगर एम्प्लॉयज को सफिशिएंट टाइम देंगे तो उसके लिए रिगरसली सेलेक्ट करो, इससे एम्प्लॉयज टर्नओवर रिड्यूस होगा और एक जॉब सिक्योरिटी और मोरल भी बढ़ता है। लास्ट दो प्रिंसिपल सबसे ज्यादा इजी, इनिशिएटिव एंड एस्प्रिट द कॉर्प्स। इनिशिएटिव का मतलब, अगर हमारे एम्प्लॉयज कोई भी नया सजेशन देते हैं, इफ न्यू आइडियाज, वी शुड वेलकम देम, वी शुड अप्रिशिएट देम। दैट इज कीप मोटिवेटिंग, स्पिरिट ऑफ एम्प्लॉय, इंक्रीज एम्प्लॉयज। और लास्ट है एस्प्रिट द कॉर्प्स। ये दो बहुत इजी है। स्पिरिट होनी चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट, टीम स्पिरिट, सेंस ऑफ बिलोंग। सबको लगना चाहिए हम एक है, सबको मिलकर काम करना है। आई के जगह हमें फोकस करना है वी, फोकस करना है टीम स्पिरिट पे, फोकस करना है म्यूचुअल ट्रस्ट पे। ये सारी चीजें हो जाती है एस्पिरिट द कॉर्प्स। ऑलमोस्ट जो ये वीडियो शुरू से देख रहा हो, 17, 18, 20 मिनट मैक्स, 2 मिनट रो के हटा दो, 18 मिनट में हमने हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल अच्छे से किए। स्टिल कोई भी प्रिंसिपल आपको ऐसा लगा कि सर और डिटेल में बताओ, उसका फिर से एक वीडियो बना के डाल दूंगा, प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। साइंस नॉट अब साइंटिफिक प्रिंसिपल, ये हमारे दिए महान व्यक्ति जिनका नाम है टेलर। सबसे पहला प्रिंसिपल था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। यहां पे उनने बोला फोकस करो साइंस। अब साइंस आप सबको पता है, कोई भी काम को करने का सिस्टमैटिक वे। अब रूल ऑफ थंब क्या बोलता है कि हमें इंट्यूशंस और हिट एंड ट्रायल। अब गाइस, क्या तुक्केबाजी से काम करोगे कि साइंस? नहीं। टेलर चचा क्लियरली बोल दिए, कोई भी काम को, कोई भी एक्टिविटी को, वी हैव टू डू इट सिस्टमैटिकली, instead of using intuitions, instead of using hit and trial, and we need to find the best way. बेस्ट वे, बेस्ट मेथड हमें ढूंढना जरूरी है। वो बेस्ट वे, बेस्ट मेथड क्या होती है जिससे
हमारी एफिशिएंसी बढ़े, जिससे हमारा टाइम सेव हो, जिससे हमारा कॉस्ट सेव हो। व्हाट इज द बेस्ट मेथड जिससे रिजल्ट हो सेविंग टाइम एनर्जी? साइंटिफिक लेना है, यूज साइंस वगैरह वगैरह। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये मैं आप लोगों को एक सेकंड में देख लेता हूँ, कुछ लिखवाया नहीं ना, इसमें मैं लिखवाऊंगा, ध्यान से देखने का। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट हार्मनी होनी चाहिए बिटवीन द ओनर्स एंड वर्कर्स। मैनेजर्स दोनों के बीच का लिंक होता है, इनके बीच में हार्मनी लेकर आओ। इनको लगता है ये सिर्फ टाइम के लिए आते हैं, ओनर्स को लगता है सारा पैसा तो मेरा है। तो वी नीड टू रिड्यूस दिस क्लास कॉन्फ्लिक्ट। उसके लिए क्या होना चाहिए? दोनों एक दूसरे के कीवर्ड याद रखना, प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोचे। और सर प्रॉस्पेरिटी क्या होती है? मैंने बताया था कि अगर किसी साल कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है, वो प्रॉफिट उसको अपने वर्कर्स के साथ शेयर करना चाहिए। वर्कर्स भी रियलाइज करता है, हाँ यार हमारे बॉस ने तो एक्स्ट्रा हमारे साथ शेयर किया, क्यों ना हम और मेहनत करें। तो ये जो एटीट्यूड और बिहेवियरल चेंज है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेंटल। ये जो एटीट्यूड चेंज आया, उसे हम एक तरीके से बोलेंगे मेंटल रिवॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट हार्मनी होनी चाहिए, क्लास कॉन्फ्लिक्ट हटाना है, एक दूसरे की प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोचना है। ये जो एटीट्यूड और बिहेवियर चेंज हुआ, उससे हम बोलेंगे एक तरीके से मेंटल रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअल। इसका भी लिखवा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स एन CNI, मेरे को CNI, इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ फर्स्ट हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये क्लियरली पहले एक चीज बोलता है कि हमें इंडिविजुअलिज्म पे काम हटाकर टीम पे साथ में आने की, इंडिविजुअल ना करके टीम वर्क साथ में, कॉपरेशन, ठीक है, कॉपरेशन होना चाहिए, ना कि कंपटीशन। अब वो कैसे होगा? कोई भी एम्प्लॉय अगर कोई भी आइडिया दे रहा है ना, कंस्ट्रक्टिव सजेशन, वर्ड याद रखना, एनी कंस्ट्रक्टिव सजेशंस, तो उसे हमें वेलकम करना है। कोई एम्प्लॉयज आके नए सजेशंस दे रहा है, कोई एम्प्लॉय आके अगर नए आइडियाज दे रहा है, तो उसे प्लीज कंसिडर करो। और ये कहता है वी नीड टू हैव प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क एज वेल एज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सेम हेनरी फ्योल भी बोलता है। और एक लास्ट पॉइंट, वर्कर्स शुड रेजिस्ट ऑन गोइंग स्ट्राइक और रेजिंग अननेसेसरी डिमांड। इतना कंटेंट लिखवा दिया, इतना भी लिख लिया ना, 4 मार्क तो ऐसे ही आ जाएंगे। सारे कीवर्ड्स इंडिविजुअलिज्म पे नहीं, कॉर्पोरेशन पे, कंपटीशन, कंस्ट्रक्टिव आइडियाज, डिवीजन ऑफ वर्क एंड अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी, एंड वर्कर्स हु रेजिस्ट ऑन गोइंग स्ट्राइक और हैविंग अननेसेसरी डिमांड्स। लास्ट प्रिंसिपल पे आते हैं, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। देखो यार, वर्कर्स को ढंग से डेवलप करना है, तो यार जो वर्कर्स होने चाहिए पहले उसको ढंग से सिलेक्ट तो करो। वी नीड टू हैव अ प्रॉपर सिलेक्शन। सिलेक्शन कैसा होना चाहिए? अभी साइंस ने पढ़ा है, साइंटिफिकली एकदम। और जब साइंटिफिकली सेलेक्ट कर रहे हो, यूज द कीवर्ड PMI। क्या बोला सर? BMI नहीं, PMI। टेस्टिंग होती है कुछ, फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल। क्या गाइस? फिजिकल, मेंटल और एम्प्लॉयज के इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज देख के हमें उन्हें सिलेक्ट करना है। और एक बार उन्हें सिलेक्ट कर लिया, फिर हमें उनको प्रॉपरली क्या देना है? वी नीड टू गिव देम ट्रेनिंग। काम किस हिसाब से हो? काम होना चाहिए उनके PMI को देख के। एक एकदम फिट आदमी को फिजिकल काम दो, एक स्मार्ट आदमी को मेंटल इंटेलेक्चुअल काम। मैच किया, साइंटिफिकली सिलेक्ट किया, और जिसको भी अब हमने सिलेक्ट किया, वी नीड टू गिव देम प्रॉपर ट्रेनिंग। चलो अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब आ गए हमारे 25 मिनट तक हो गया। अब नेक्स्ट 10 मिनट हम टेक्निक्स, फिर 10 मिनट में फीचर्स। इंपॉर्टेंस में सिर्फ बताऊंगा, किसी को कोई भी समझना हो तो इंपॉर्टेंस हम अलग से वीडियो बनाएंगे सिर्फ 5 मिनट का। नेक्स्ट है साइंटिफिक टेक्निक्स। फंक्शनल फोरमैनशिप। फोरमैन एक तरीके से लोवेस्ट रैंकिंग एम्प्लॉय होता है, और ए फोरमैन अगर हम बोले तो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स भी होते हैं। हमारे मैनेजर्स में सबसे नीचे और वर्कर्स के लिए सबसे फर्स्ट कॉन्टैक्ट पर्सन। अब इसने बोला एक फोरमैन के अंदर बहुत सारा इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, बहुत सारी डेक्सटरिटी, स्मार्टनेस, मेंटल, बहुत सारी एटीट्यूड, बहुत सारी स्किल्स होनी चाहिए। तो टेलर बोलता है एक इंसान के अंदर सारी खूबी नहीं हो सकती, तो उसने बोला फंक्शनल फोरमैनशिप हम एक नहीं 8 रखेंगे। 4 होंगे प्लानिंग वाले, 4 होंगे प्रोडक्शन वाले। 4 कौन होंगे? 4 होंगे प्लानिंग वाले और 4 होंगे मेरे प्रोडक्शन वाले। सब प्लानिंग वाले क्या काम? सबसे पहले रूट क्लर्क। रूट क्लर्क क्या बताता है? सिंपल, कोई भी काम को करने का रूट, स्टेप ए, स्टेप बी, स्टेप सी। थर्ड इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ये बताता है ड्राफ्टिंग द जनरल इंस्ट्रक्शन। थोड़ा सा उल्टा लिख दिया यहाँ पे, ये क्या बताएगा? ड्राफ्टिंग द जनरल इंस्ट्रक्शन, काम क्या क्या करना है, कैसे। टाइम एंड कॉस्ट, सिंपल सा नाम ही बताता है, इट प्रिपेयर कुछ जो भी टास्क है उस टास्क में हमें कितना समय और कितना पैसा लगना है। और लास्ट है डिसिप्लिनरियन। डिसिप्लिनरियन क्या मेक श्योर करेगा? ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहे? प्रॉपर डिसिप्लिन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं वहां पे रहना चाहिए प्रॉपर डिसिप्लिन। अब बहुत सारा काम है प्रोडक्शन में। 4 स्पीड बहुत सेम, उसमें उल्टा लिख दिया गया है। जो भी टास्क है उस टास्क को टाइमली अच्छे से पूरा करना। तो गैंग बॉस क्या होता है? चीजों को अरेंज करना, रेडी फॉर ऑपरेशन, की चीजें रेडी है। जो भी टास्क या एक्टिविटीज आपको करनी है उसके लिए जो भी हमें रिसोर्सेज चाहिए वो सारे रिसोर्सेज को अरेंज कर देना। नेक्स्ट है रिपेयर। कोई भी एसेट्स अगर मेरी खराब होती है तो फिर से हमें ले आना है इन दी प्रॉपर वर्किंग कंडीशन। जो भी चीज खराब हुई है वी हैव टू मेक श्योर ये चीज फिर से ठीक हो जाए। और लास्ट है इंस्पेक्टर। वो क्या मेक श्योर करता है? द क्वालिटी। देखो यहाँ पे है डिसिप्लिनरी, वो मेक श्योर करेगा डिसिप्लिन, और जो इंस्पेक्टर है वो मेक श्योर करेगा क्वालिटी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है स्टैंडर्डाइजेशन। पहले स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब समझते हैं। प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स क्या चीज के? रॉ मटेरियल, मशीन, आउटपुट, हर चीज के हमें क्या सेट करने हैं? हर चीज के हमें सेट कर देने स्टैंडर्ड्स। अब स्टैंडर्डाइजेशन में क्या हर चीज के स्टैंडर्ड्स कैसे है? रॉ मटेरियल, टाइम, मशीन, पर्सन। अब स्टैंडर्डाइजेशन के कुछ पॉइंट्स हैं, वो ध्यान से समझना। 4। सबसे पहले टू reduce the given line of product into fixed type, size, etc. कि ज्यादा चीजें नहीं, लिमिटेड रखो। टू हैव इंटरचेंज एबिलिटी। हम चीजों को एक जगह से दूसरे जगह यूज कैसे, जैसे मोबाइल के चार्जर्स होते हैं, कार के टायर्स होते हैं, एक कार की जगह दूसरे में भी यूज आ जाते हैं, बाइक के टायर्स भी ऐसे होते हैं। टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस, की हमारे मटेरियल का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। क्या एक्सीलेंस है? ऑफ क्वालिटी भी लिख सकते हो, ऑफ मटेरियल, कि जो भी हमारे मटेरियल है प्रॉपर इसी स्टैंडर्ड के हो। और स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ क्या? एक इंसान या एक मशीन कितनी देर काम करेगी, एक इंसान एक मशीन कितनी देर काम करेगी, उसे बोलता है स्टैंडर्डाइजेशन। इतना कुछ लिखा दिया। Again, to reduce the given line of product, interchangeability, standards of excellence of material, and standards of men and machine. तो सर सिंप्लीफिकेशन क्या? कीवर्ड है सुपरफ्लॉस।
वेराइटीज को हटा देना। जब आप सुपर, ये ठीक से लिखो, सुपर फ्लॉस को हटा देते हो ना, तो सीधी सी बात है, हमें ज्यादा इन्वेंट्री अब मेंटेन नहीं करनी, हमारे इक्विपमेंट ऑप्टिमम यूटिलाइज हो जाएंगे। जो मशीन वगैरह, एक ही चीज को हम बल्क में बनाएंगे, ज्यादा नहीं बना रहे, तो उससे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, मशीन प्रॉपर्ली यूज होगी, और एक ही चीज बार बार बचोगे, एक ही में एक्सपर्ट हो जाओगे ना, तो टर्नओवर भी हो जाता है इंक्रीज। अब सबसे इंपॉर्टेंट है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी क्या बोलता है, सॉरी, कोई भी काम को करने का बेस्ट वे ढूंढना। अब ये बेस्ट वे क्या हो सकता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम राइट फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड। जैसे कार वर्क को असेंबल किया जाता है ना, तो हम मेथड देखते हैं, और ऐसा मेथड जो सबसे ज्यादा बेस्ट हो। और कौन सा मेथड सबसे ज्यादा बेस्ट होता है? जिससे हमारा टाइम बचे और हमारी क्वालिटी, टाइम तो रिड्यूस होना ही चाहिए और क्वालिटी एनहांस होना चाहिए। टाइम तो बचना ही चाहिए और क्वालिटी एनहांस। मोशन स्टडी इज रिलेटेड लाइक मूवमेंट्स। पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी एम्प्लॉय 3 तरीके के मूवमेंट करता है। जैसे मैं ऑफिस में हूं, प्रोडक्टिव, घर पे हूं, अनप्रोडक्टिव, लेकिन ऑफिस से घर आना है ना, इंसिडेंशियल। टेलर चचा इसमें क्लियर बात बोलते हैं कि वी नीड टू एनहांस प्रोडक्टिव एक्टिविटी। किसको एनहांस करना है? प्रोडक्टिव। और किसको रिड्यूस करना है? अनप्रोडक्टिव। किन एक्टिविटीज को एनहांस करना है, किन एक्टिविटीज को हमें बढ़ाना है? हमें बढ़ाना है एक तरीके से प्रोडक्टिव एक्टिविटी को, और किसको घटाना है? हमें घटाना है अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी को। नेक्स्ट है टाइम स्टडी। स्टैंडर्ड टाइम कोई भी काम को करने का, सर एक टास्क में इतना टाइम लग रहा है, एक गुड्स को बनाने में 20 मिनट। अगर हमने ये स्टैंडर्ड सेट किया एक गुड्स को बनाने में, तो उससे हमें पता चल जाती है 3 चीजें कि सर एक यूनिट बनाने में 20 मिनट लग रहे हैं, एक वर्कर दिन में 7 घंटे काम करेगा, यानी 21 यूनिट्स बनाएगा। 1 घंटे में 3 तो 7 में 21। अब मुझे 210 यूनिट बनाने हैं, तो क्या पता चल जाएगा कितने वर्कर्स चाहिए, उन वर्कर्स को किस हिसाब से मैं पैसा दूं। फ्रेम सूटेबल स्कीम्स। और लास्ट हमें क्या डिटरमाइन करना है? मेरा लेबर। इन सबको जो मैं टोटल पैसा दूंगा, उससे पता चल जाएगा मेरा टोटल लेबर कॉस्ट क्या हुआ। अब नेक्स्ट है लास्ट, फैटिग स्टडी। हर एम्प्लॉय थकता है, द अमाउंट as well as the frequency और ड्यूरेशंस। कितनी बार और कितने का। जैसे जनरली कॉर्पोरेट्स में क्या होता है, हमें मिलता है लंच ब्रेक 1 घंटे का, स्नैक्स ब्रेक 30 मिनट्स का, 2 ब्रेक। उन दोनों के ब्रेक के बीच में गैप कितना होना चाहिए, और गैप कितनी और ब्रेक कितने का, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय थकना जरूरी है। फैटिग स्टडी में की वर्ड है जिसका नाम है लूडो। आगे लूडो में लिखा होगा क्या? लूडो। दैट इज थकता क्यों है? बिकॉज ऑफ लॉन्ग वर्किंग आवर्स। थकता क्यों है? अब ऐसा काम करो जो अनसूटेबल हो। थकता क्यों है? कि यार आपकी बॉस के साथ पट नहीं रही, जम नहीं रहा, अनक्वालिटी रिलेशनशिप। और लास्ट है कि जो काम करने का माहौल है, जो काम करने का एनवायरनमेंट है, दैट इज नॉट गुड, बैड वर्किंग कंडीशंस। नेक्स्ट, अब डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम। यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करते हैं 2 लोगों के बीच में, एक है एफिशिएंट और एक है इनएफिशिएंट। कैसे? हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया, अगर आपने 10 यूनिट तक बनाया तो 10 रुपए, 10 से ज्यादा बनाए तो 11। अब अगर कोई वर्कर अब 10 बनाता है तो उसको मिलेंगे 100, और कोई 11 बनाता है तो उसको मिलेंगे 21। तो यहां पे हम एफिशिएंट को रिवॉर्ड कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं वाओ आपने बहुत अच्छा काम किया। और जो हमारे इनएफिशिएंट है उनको हम मोटिवेट कर रहे हैं, उनको हम समझा रहे हैं और अच्छे से काम करो। मेंटल इवोल्यूशन हमने पहले डिस्कस कर लिया, एटीट्यूड चेंज, बिहेवियर, दोनों एक दूसरे के बारे में सोचे। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है फीचर्स। बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिएगा।
मैं जानबूझ के चीजें पहले से लिख देता हूँ काफी चीजें, ताकि आप लोग आ जाए। कुछ भी क्लियर ना हो प्लीज कमेंट कर दिया करो, और कोई भी गलती हो तो बता दिया करो। देखो हम भी ह्यूमंस ही हैं। फीचर्स में सबसे पहला यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ये सारे प्रिंसिपल्स परवेसिव अपुनिज भगवान है। दे अप्लाई एवरीवेयर, स्मॉल हो बिग हो, हर ऑर्गेनाइजेशन। पर एप्लीकेशन डिफर दो चीजों में करेगा। एक नेचर, सर आप मैन्युफैक्चरिंग हो तो शायद अलग, आप ट्रेडर हो तो शायद अलग। दूसरा स्केल, आप जिस लेवल पे काम कर रहे हो, काम डिवाइड हो रहा है तो 2 जन है तो 2 में, 200 जन है तो वही काम 200 में बढ़ जाएगा। तो स्केल ऑफ ऑपरेशन, एक है नेचर और दूसरा है स्केल। तो परवेसिव यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी क्या बोलता है? ये सारे के सारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर एप्लीकेबल एवरीवेयर। सेकेंड है जनरल गाइडलाइंस, दे ओनली गाइड। ये आपको रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन नहीं देती कि डिवीजन ऑफ वर्क लगाया तो स्पेशलाइजेशन आएगा। क्यों? कोविड के टाइम लगा के देख लो, कुछ नहीं आया। बिकॉज रियल बिजनेस एनवायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स एज वेल एज डायनामिक। जो रियल बिजनेस एनवायरमेंट है वो कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब इसको ओवरऑल समझना इजी नहीं है, हम इसको सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स में ही समझ सकते हैं। और डायनामिक भी क्यों? ये बहुत ही जल्दी फट क्या होता रहता है, चेंज। नेक्स्ट है फॉर्म। देखो यार, अभी हमने देखा टेलर की टेक्निक्स, ये सब ने डेवलप की। यार एक तो कीवर्ड हो सकता है अपने नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से, और बार बार स्टडी की हम कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट से। और एक बहुत अच्छा वर्ड है देयर विजडम, ज्ञान जो मिला, सीखा। अरे अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं। सो द नॉलेज, एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट, विजडम, तो दे आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। फ्लेक्सिबल, दे कैन बी चेंज एंड मॉडिफाइड। ये कोई रिजिड नहीं है, एक मैनेजर अपने हिसाब से अप्लाई कर सकता है। उसको लगता है कि 4 जन है, मुझे लगता है कि ए को ये करना चाहिए, किसी को लगता है बी को प्रोडक्शन करना चाहिए, किसी को सी लगता है। ये किसके डिस्क्रिशन पे? दिस ऑल आर एट द डिस्क्रिशन ऑफ द मैनेजर। नेक्स्ट है कंटीजेंट, कि ये अप्लाई अ प्रिवेलिंग, कीवर्ड याद रखना, प्रिवेलिंग सिचुएशन को देख के लोग अप्लाई करते हैं। सब मंदी के टाइम में मैनेजमेंट अलग होता है, एम्प्लॉयज स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तेजी है ठीक है, या मंदी के टाइम तेजी स्ट्रिक्ट, कई लोग स्ट्रिक्ट ऐसे भी हो जाते हैं कि तो ये सिचुएशन ऐसा है, 4 लोग है, 3 एब्सेंट है, एक से ही काम कराना पड़ेगा, सिचुएशन ऐसा है। सैलरी डिपेंड करेगी सिचुएशन पे। मंदी है तो कम सैलरी मिलेगी, तेजी है तो ज्यादा सैलरी मिलेगी, ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। ठीक है। सो फ्लेक्सिबल एक मैनेजर अपने डिस्क्रिशन पे करता है, और सिचुएशन, ये सिचुएशन को कंटीजेंट मतलब ये प्रिवेलिंग सिचुएशन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ऐसा ही हम कर सकते हैं। कॉज एंड इफेक्ट, ऐसा करोगे ऐसा होगा। बट क्या जरूरी है क्या? ना, मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। ये कॉज एंड इफेक्ट हमने कल साइंस में भी पढ़ा था। मैनेजमेंट क्या है? एक तरीके का इनएग्जैक्ट। क्यों? मैनेजमेंट अप्लाई किस पे होता है? ह्यूमन बींग्स। किस पे? ह्यूमन बींग्स। एंड ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। जो भी हमारा ह्यूमन बिहेवियर है, हम उसको ढंग से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लास्ट पॉइंट, मेनली बिहेवियर। हम इन्फ्लुएंस किसको कर रहे हैं? ह्यूमन बीइंग को। वी ट्राई टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड रिसोर्स, क्योंकि यही इंसान है जिनको ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को यूज करके गुड्स बनाने हैं। तो हम कहते हैं मेनली बिहेवियरल। क्लियर है? ये हो गए हमारे फीचर्स। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस। आप प्रिंसिपल्स को लगाते हो, चलो ठीक है, मैं इंपॉर्टेंस अभी नहीं कर रहा इस वीडियो में। अगर आपको करना है तो मुझे देखो तो सही कितने लोग देख रहे हैं, आप जरूर से कमेंट कीजिएगा। पर अगेन पहले मैं डाल चुका इनसाइट्स इनटू रियलिटी का मतलब कि आप अगर प्रिंसिपल लगाते हो तो आपको पता चलता है, अरे हाँ ये चीज़ें तो इतने में हो सकती है, ऐसे हो सकती है। साइंटिफिक हमने देखा, फैक्ट्स, थॉटफुल, जजमेंट, डिसीजंस प्रॉपर्ली अच्छे से होते हैं। फिर ऑप्टिमम तो हम सबको पता ही है, चेंजिंग, आसपास की चीजों के हिसाब से प्रिंसिपल्स होते हैं तो हम खुद को फटाफट मॉडिफाई कर सकते हैं, खुद को फटाफट चेंज कर सकते हैं। और लास्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें सिर्फ खुद के नहीं, सोसाइटी के बारे में भी सोचना है।
आज प्रिंसिपल्स अब लगते हैं एम्प्लॉयज को हम अच्छी सैलरी दे रहे हैं, अच्छा वर्किंग कंडीशन दे रहे हैं, एम्प्लॉयज को रेस्ट दे रहे हैं। वी आर थिंकिंग अबाउट दी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी के साथ चैप्टर 2 खत्म होता है। कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जहां पे हम करने वाले केस स्टडीज फोड़ते हैं बोर्ड्स 2026। बाय गाइस।